नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास जादूगर। 27 दिसंबर, नेपाल, काठमांडू। सुबह के 7 बजे थे। सर्दी के समंदर में डूबा ठिठुरता धुंध से भरा वातावरण जैसे बदन में दौड़ते खून को जमाने की पूरी चेष्टा कर रहा था। जगमोहन गर्म सूट पहने, गले में मफलर लपेटे, बेहद सावधानी से कार ड्राइव कर रहा था। सामने कोहरा होने के कारण कुछ दूर तक का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था और कार के शीशों पर धुंध आ जाने के कारण वाइपर चला रखे थे। कहीं कहीं तो कोहरा इतना ज्यादा हो जाता था कि स्पष्ट रास्ता देखने के लिए हेडलाइट ऑन करनी पड़ रही थी। देवराज चौहान जगमोहन की बगल में बैठा था। उसके चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। निगाह एकटक सामने नजर आ रही धुंध से भरी सड़क पर टिकी थी। उंगलियों में सिगरेट फंसी थी जिसे कि सुलगाया नहीं था। शरीर पर उसने जीन की पैंट, शर्ट और लेदर की ब्लैक जैकेट पहन रखी थी। धुंध से भरी सड़क से निगाहें हटाकर देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। जिस सड़क पर उनकी कार जा रही थी वह काठमांडू के एयरपोर्ट पर जाकर समाप्त होती थी। देवराज चौहान की सुलगती आवाज ने जैसे मौजूदा सर्दी को कुछ कम किया। कहीं गलतफहमी की गुंजाइश तो नहीं है? नहीं, जगमोहन ने ड्राइविंग में व्यस्त कहते हुए शांत स्वर में कहा। अविनाश सिंह को पहचानने में मैं किसी प्रकार की गलती नहीं कर सकता। बंबई में हमारा उसके साथ काफी खतरनाक टकराव हो चुका है और यह उसकी किस्मत ही रही है कि इससे बचकर वह बंबई छोड़कर भाग गया था। देवराज चौहान की निगाहें पुनः धुंध से भरी सड़क पर जा टिकी। परसों मैं काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरा तो मुझे अविनाश सिंह नजर आया। मैं ठगा सा खड़ा रह गया क्योंकि उसके इस प्रकार सामने आने की मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरे देखते ही देखते अविनाश सिंह ने काउंटर से टिकट ली और उसे चेक करवाकर भीतर प्रवेश कर गया। मैंने काउंटर पर जाकर पूछताछ की तो पता चला कि अविनाश सिंह बंबई गया है और परसों की वापसी की टिकट भी बुक करा कर गया है। अविनाश सिंह की वापसी उस प्लेन से होगी जो बंबई से आकर ठीक 7:30 बजे काठमांडू एयरपोर्ट पर लैंड करता है, यानी कि अब से आधे घंटे के बाद। कहते हुए जगमोहन ने गहरी लंबी सांस ली। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर जगमोहन को देखा। आंखों में कठोरता थी। तुम्हें क्या हुआ? होना क्या है? जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। मैं तो नेपाल यह सोचकर आया था कि क्रिसमस और न्यू ईयर काठमांडू में बढ़िया रहेगा और यहाँ अविनाश सिंह नाम की मुसीबत आ गई। गलती हुई। सोचता हूँ तुम्हें बंबई में फोन करके न बताता, पहले न्यू ईयर हो लेने देता, उसके बाद खबर करता। चिंता मत करो, अविनाश सिंह का मामला तो अभी निपट जाएगा, देवराज चौहान ने सर स्वर में कहा। उसके बाद मैं बंबई चला जाऊंगा और तुम न्यू ईयर मनाते रहना। जब आ ही गए हो तो न्यू ईयर तक तो रहो, उसके बाद नहीं। मुझे बंबई में काम है। यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया कैसीनो है। वहाँ तुमने सुना नहीं? बंबई में मुझे काम है। कल मुझे वापस लौटना ही है। जगमोहन ने फिर कुछ नहीं कहा। एयरपोर्ट का रास्ता कितनी देर का बाकी है? 10 मिनट का और। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। ठीक 8:30 बजे काले रंग की छोटी सी जापानी कार धुंध भरे वातावरण को काटती हुई तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। 15 मिनट पहले ही यह कार एयरपोर्ट से निकली थी और पीछे जगमोहन वाली कार थी। बेहद सावधानी से जगमोहन कार को ड्राइव कर रहा था। बगल में बैठे देवराज चौहान की कठोर निगाह आगे जा रही कार पर थी। एयरपोर्ट पर अविनाश सिंह को देवराज चौहान ने फौरन पहचान लिया था। अविनाश सिंह देवराज चौहान के उन चंद शिकारों में से एक था जो उसके हाथों से बच निकले थे और दूर कहीं अपनी जिंदगी बिता रहे थे। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने दांत भींचकर सहमति से सिर हिला दिया। जगमोहन ने एक्सीलेटर पर पूरा पांव दबा दिया। कार को तीव्र झटका लगा और वह एकाएक तीव्र गति से भाग निकली। करीब 2 मिनट पश्चात कार ने आगे जा रही जापानी काले रंग की कार को पार किया और कुछ आगे जाकर उसने कार को आड़ी तिरछी करके रोक दिया। एक तो यह सड़क वैसे भी सुनसान थी, ऊपर से धुंध से भरा सर्दी का जबरदस्त वातावरण। ना के बराबर ही वहां कोई आता जाता नजर आ जाता था। रास्ता बंद देखकर एकाएक काली कार के ब्रेक चीखे। कार रुक गई।
देवराज चौहान और जगमोहन कार में बैठे रहे। दोनों के हाथों में रिवॉल्वरें आ चुकी थी। चेहरे पर खतरनाक भाव नाच रहे थे। धुंध से लिपटे शीशों में से वह काली कार को देख रहे थे। हो सकता है वह बाहर ना निकले, जगमोहन ने दांत खींचकर कहा। उनमें से एक का बाहर निकलना जरूरी है, देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा। जो आदमी एयरपोर्ट पर अविनाश सिंह को रिसीव करने गया था वह भी खतरनाक लग रहा था। हमें इनसे मुकाबला नहीं करना, अपने दुश्मन अविनाश सिंह को खत्म करना है। लेकिन जगमोहन ने कुछ कहना चाहा कि ठिठक गया। काली कार का ड्राइविंग डोर खुला और सूट पहने एक व्यक्ति बाहर निकला। यह वही था जो एयरपोर्ट पर अविनाश सिंह को रिसीव करने गया था। उसके जबड़े तेजी से हिल रहे थे। मुंह में च्युइंगम डालकर उसे चबाते रहना उसकी पुरानी आदत थी। उसका नाम मोहन मगर था। वह पैदाइशी नेपाली था। उसकी लंबाई 6.25 फीट थी। देखने में ही वह खतरनाक नजर आता था। खतरे जैसे हालातों में वह अपने मुंह में फंसी च्युइंगम को जल्दी से चबाने लगता और जाबड़े की गति तेज हो जाती। यूं वह खून खराबे से परहेज करता था, परंतु जब आफत सिर पर आ ही जाए तो फिर वह सामने वाले को छोड़ता नहीं था। सामने खड़ी कार को देखकर उसके चेहरे पर शंका से भरे खतरनाक भाव आ गए थे। वह समझ गया कि कोई गड़बड़ तो है ही, वरना आड़ी तिरछी कार को खड़ा करके उनका रास्ता न रोका जाता। कार की तरफ बढ़ते हुए उसका हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर जा टिका। कार के समीप पहुंचकर वह ठिठका। कार को इस तरह खड़ा करके सड़क को क्यों रोक रखा है? मोहन मगर ने शांत लहजे में नेपाली भाषा में कहा। उसका दायां हाथ जेब में मौजूद रिवॉल्वर पर इस तरह टिका था कि फौरन से भी जल्दी उसे बाहर निकालकर रिवॉल्वर इस्तेमाल कर सके। हटाओ कार को। तभी दरवाजा खुला। मोहन मगर कुछ समझ पाता उससे पहले ही थोड़े से खुले दरवाजे से रिवॉल्वर वाला हाथ बाहर निकला और उसकी टांगों के बीच नाल जा टिकी। कोई चालाकी मत करना, ऐसे ही खड़े रहो। जगमोहन का गुर्राहट भरा स्वर उसके कानों में पड़ा। मोहन मगर ठगासा खड़ा रह गया। सब कुछ ऐसे हुआ कि उसे ना तो समझने का मौका मिला था और ना ही संभलने का। रिवॉल्वर पर टिका हाथ जेब में रह गया था। ऐसे ही खड़े रहना। मैं नहीं चाहता कि कार में बैठा तुम्हारा साथी मेरे रिवॉल्वर की झलक देखे। कहने के साथ ही जगमोहन ने कार का दरवाजा पूरा खोल दिया। दोनों की आंखें टकराई। जगमोहन कार में ही बैठा रहा। कौन हो तुम? मोहन मगर का च्युइंगम वाला जबाड़ा पुनः तेजी से हरकत कर उठा। जगमोहन विषैली हंसी हंसा। तुम कौन हो? मुझे नहीं जानते? मोहन मगर ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, जगमोहन की रिवॉल्वर अभी तक उसकी पैंट पर टिकी हुई थी। हैरानी है, मुझे नहीं जानते? मोहन मगर का जबाड़ा और भी तेजी से चलने लगा। मेरा नाम मोहन मगर है। लगता है नेपाल में नए आए हो। वैसे चाहते क्या हो तुम? तभी कार का दरवाजा खोलकर देवराज चौहान बाहर निकला। मोहन मगर की निगाह देवराज चौहान की तरफ उठी। देवराज चौहान वहां से मुंह ढांपकर चेहरे को साफ करने वाले अंदाज में तेजी से काली कार की तरफ बढ़ा। ऐसा उसने इसलिए किया कि कार में बैठा अविनाश सिंह वक्त से पहले उसे देखकर सावधान न हो सके। देखते ही देखते देवराज चौहान ने उस तरफ का दरवाजा खोला जिसमें से मोहन मगर बाहर निकला था और भीतर प्रवेश कर गया। चंद ही सेकंडों में यह सब हो गया। कार में बैठे अविनाश सिंह ने यह सब देखा, परंतु हालात को नहीं समझ पाया क्योंकि देवराज चौहान का चेहरा वह नहीं देख पाया था, और जब देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। तो तुम? अविनाश सिंह के होठों से निकला। अच्छा हुआ कि तुमने पहचान लिया। देवराज चौहान के होठों से मौत से भरा स्वर निकला। अविनाश सिंह के चेहरे पर खौफ के साए नाच उठे। उसने जल्दी से अपना हाथ जेब की तरफ बढ़ाया। तभी देवराज चौहान ने दांत भींचकर उसके चेहरे पर घूंसा मारा। अविनाश सिंह का सिर कार की बॉडी से टकराया और उसके होठों से दबी दबी चीख निकली। देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसकी तरफ तान दी। अविनाश सिंह हक्का बक्का रह गया। उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्यों मारने जा रहा हूँ? देवराज चौहान ने होठ भींचकर
सर्द लहजे में कहा। हाँ, अविनाश सिंह का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बम्बई में कभी मैंने तुम्हारी जान लेने की चेष्टा। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि तुम्हें अपनी मौत का कारण। प्लीज़, अविनाश सिंह गिड़गिड़ा उठा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। मैं। तभी कार में कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ और अविनाश सिंह की खोपड़ी के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। खून की छींटों से कार का भीतरी हिस्सा भर उठा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डालकर अपने चेहरे पर पड़े खून की छींटों को साफ किया और बाहर निकलकर कार की तरफ बढ़ा। चेहरे पर दरिंदगी के भाव नाच रहे थे। फायर की आवाज़ सुनते ही मोहन मगर का गति से चलता जाबड़ा थम गया। अचकचाकर उसने अपनी कार की तरफ देखा। गोली किसने चलाई? मोहन मगर के होठों से निकला। कार के भीतर अविनाश सिंह था। जगमोहन कहर से हंसा। हाँ, वह गया, उसे शूट कर दिया गया है। क्यों? मोहन मगर ने आंखें सिकोड़कर जगमोहन को देखा। बम्बई से अविनाश सिंह के साथ हमारी दुश्मनी चली आ रही थी, समझे? समझा, लेकिन यह तो बहुत बुरा हुआ। तुमने। तभी कार से देवराज चौहान बाहर निकला। मोहन मगर उसे देखकर जैसे चौंका। यह तुम्हारा साथी है? क्यों? जगमोहन ने खतरनाक भाव में कहा। उसका चेहरा पसंद नहीं आया क्या? मुझे लगता है मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। यकीनन कहीं देखा है। मोहन मगर के शब्दों में विश्वास भरा हुआ था। उसका जबाड़ा पुनः तेजी से चलने लगा था। जरूर देखा होगा। जगमोहन ने रिवॉल्वर की नाल का दबाव उसकी पैंट पर बढ़ाया। मोहन मगर की निगाह देवराज चौहान पर ही टिकी थी। कौन है यह? देवराज चौहान। देवराज चौहान? मोहन मगर का जबाड़ा और भी तेज हो गया। उसकी आंखों में एकाएक खौफ की परछाइयां उभर आई। ठीक तभी देवराज चौहान कार में आ बैठा। जगमोहन सतर्क हो गया। तुम्हारा हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर है। जगमोहन ने दांत खींचकर कहा। हाँ, मोहन मगर सतर्क था। अपने हाथ के साथ साथ रिवॉल्वर भी बाहर निकालो और उसे अपनी कार की तरफ फेंक दो। जाते समय उठा लेना। इन सब बातों के साथ यह मत भूलना कि मेरी रिवॉल्वर तुम्हारे साथ सटी है। जगमोहन की आवाज़ में इतने खतरनाक भाव थे कि मोहन मगर जैसे ठंडा पड़ गया था। वैसे भी उसका दिमाग खराब हुआ पड़ा था। अविनाश सिंह की मौत और सामने देवराज चौहान। मोहन मगर ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और कार की तरफ उछाल दी। अब पीछे हटकर खड़े हो जाओ। जगमोहन की आवाज में दरिंदगी थी। मोहन मगर कई कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। जगमोहन ने कार का दरवाजा बंद किया, रिवॉल्वर गोदी में रखी और स्टार्ट करके तेजी से कार को आगे बढ़ा दिया। चेहरे पर खतरनाक भाव नाच रहे थे। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा, जिसके चेहरे पर अब शांति के भाव थे और वह सिगरेट के कश ले रहा था। कल बम्बई जाऊंगा। इस वक्त तो वापस होटल में चलो। ब्रेकफास्ट करके नींद तो पूरी कर लें। शाम को काठमांडू का चमकता नज़ारा देखेंगे। देवराज चौहान मुस्कुराया। जगमोहन भी मुस्कुरा पड़ा। दोनों हर प्रकार के तनाव से मुक्त हो चुके थे। वह लोग काठमांडू के एम्बेसडर होटल में ठहरे हुए थे, जो कि लजीम पथ पर था। सर्दी के इस ठिठुरते बुरे मौसम में भी काली विदेशी कार के पास काफ़ी भीड़ थी, जिसके भीतर अविनाश सिंह की लाश मौजूद थी। लोगों के वहां इकट्ठे होने का कारण यह नहीं था कि कार में मर्डर हुआ था। 20% तो वजह यह थी कि अविनाश सिंह का मर्डर हुआ है और 80% यह कारण था कि अविनाश सिंह जंग बहादुर पुंडीर का आदमी था। जंग बहादुर पुंडीर कहने को काठमांडू का इज्जतदार दौलतमंद इंसान, लेकिन यह बात भी जग जाहिर थी कि पुंडीर महाबदमाश है। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि यह बात पुंडीर के नौकर को भी कह सके। जंग बहादुर पुंडीर अपने आप में शक्ति था। काठमांडू में ऐसा सफ़ेद पोश था कि नेपाल अंडरवर्ल्ड में 60% उसकी हुकूमत थी। बाकी की 40% हुकूमत अन्य दादाओं में बटी हुई थी। वह भी पुंडीर के सामने पड़ने से कतराते थे कि सामना न हो तो अच्छा है। दूसरी तरफ जंग बहादुर पुंडीर का पूरा हाथ पूरी तरह नेपाल सरकार के भीतर तक था। बड़े बड़े नेता विपक्ष के भी
उसके शब्दों के जवाब में इनकार नहीं कहते थे। पुलिस ऑफिसरों को तो पुंडीर घास की तरह समझता था। अगर 2-4 बार पुलिस डिपार्टमेंट ने किसी न किसी तरह जंग बहादुर पुंडीर के खिलाफ सबूत पाकर उसे गिरफ्तार करने की चेष्टा की, तो ऊपर से सख्त दबाव आने के कारण उन्हें कोशिश ही नहीं छोड़नी पड़ी, बल्कि अपने हाथों से सबूतों को भी नष्ट करना पड़ा। यही वजह थी कि पुलिस वाले पुंडीर की तरफ से आंखें मूंदे रहते थे। जंग बहादुर पुंडीर के दबदबे का डंडा जमकर चल रहा था, परंतु अविनाश सिंह की हत्या ने जैसे पुंडीर की खोपड़ी को हिलाकर रख दिया था। अविनाश सिंह पुंडीर का बहुत अच्छा सलाहकार था, कई वर्षों से उसके साथ था। उसके अधिकतर मामले अविनाश सिंह ही संभालता था और पुंडीर निश्चिंत रहता था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जंग बहादुर पुंडीर के खूबसूरत बंगले में घुसी मक्खी को भी मार दे। ऐसे में अविनाश सिंह की हत्या बहुत मायने रखती थी, उसके लिए चुनौती थी। उसकी इज्जत का सवाल था कि अविनाश सिंह की हत्या करने वाले के टुकड़े टुकड़े करके काठमांडू की सड़कों पर बिखेर दे। इस समय देखने पर ऐसा लगता था जैसे आधा पुलिस डिपार्टमेंट वहां आ पहुंचा है और यह सब जंग बहादुर पुंडीर को दिखाने के लिए हो रहा था, वरना 10 पुलिस वालों से ज्यादा 11वें की वहां पर जरूरत ही नहीं थी। और आनन फानन ही बड़े पुलिस ऑफिसरों ने यह केस इंस्पेक्टर सूर्य बहादुर थापा को सौंपकर घटनास्थल पर भेजा था, जो कि सिर्फ 2 सप्ताह पहले ही लुम्बिनी से ट्रांसफर होकर काठमांडू पुलिस हेडक्वार्टर आया था। इंस्पेक्टर सूर्य बहादुर थापा बेहद चालाक और खतरनाक इंस्पेक्टर था। इसी कारण लुम्बिनी से ट्रांसफर करके उसे काठमांडू लाया गया था। सूर्य बहादुर थापा की पुरानी आदत थी, वह अपराध और अपराधी को सिर्फ कानून की निगाहों से देखता था और जो काम वह हाथ में लेता था उसे पूरा करके ही रहता था। इंस्पेक्टर सूर्य बहादुर थापा इस समय कार में मौजूद अविनाश सिंह की लाश का निरीक्षण कर रहा था कि तभी भीड़ में से रास्ता बनाकर आई एक कार पास आकर रुकी और उसमें से रणवीर सिंह बाहर निकला। जंग बहादुर पुंडीर का दक्ष चाकूबाज, क्रूर, बेरहम इंसान। 50 बरस की उम्र थी उसकी। आंखें हमेशा लाल सुर्ख रहती थी, जिनमें खूंखारता सी भरी रहती थी। कार के पास खड़ा सब इंस्पेक्टर घनश्याम जोशी रणवीर सिंह को देखते ही सतर्क हो गया। उसने बेचैनी से कार की तरफ देखा। इंस्पेक्टर थापा कार में सिर घुसाए अपने काम में व्यस्त था। एक तरफ शांत भाव से बड़ा मोहन मगर सिगरेट के कश ले रहा था कि रणवीर सिंह को वहां पहुंचते देखकर मुंह के कोने में फंसी च्युइंगम तुरंत दांतों में आई और तेजी से जबाड़ा चलने लगा। अगले ही पल वह आगे बढ़ा और रणवीर सिंह के पास जा पहुंचा। तेरे को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मोहन मगर ने शांत स्वर में पूछा। रणवीर सिंह ने कहर भरी निगाहों से मोहन मगर को देखा। मोहन मगर की आंखें सिकुड़ी, जबाड़ा रुक गया। अपना अविनाश सिंह मरा है। रणवीर सिंह की आवाज में क्रूरता थी। लाश देखने का मन करने लगा था। मोहन मगर का जबाड़ा हिला और पुनः चल पड़ा। लाश कहाँ है? रणवीर सिंह ने पूछा। अपनी कार में। तेरे सामने मारा अविनाश सिंह को? हाँ। कैसे? गोली से। तब तू क्या कर रहा था मगर? तब मोहन मगर के होठ भींच गए। मेरी पैंट में रिवॉल्वर सटी थी। रणवीर सिंह ने खा जाने वाली निगाहों से मोहन मगर को देखा। डराता है मुझे? मोहन मगर सर्द भाव से मुस्कुराया। तूने उसे देखा जिसने अविनाश सिंह को मारा? रणवीर सिंह गुर्राया। हाँ, देखा था। कौन था वह? रणवीर सिंह के दांत भींच गए। मैं तेरा नौकर हूँ जो तेरी हर बात का जवाब दूं? मोहन मगर ने तीखे स्वर में कहा। पुंडीर साहब के सामने बातें होंगी, सुन लेना। अभी मेरा दिमाग खराब मत कर। मोहन मगर? रणवीर सिंह गुर्राया। मैं? चुप चुप, मोहन मगर ने मुंह बनाकर कहा। तुझे कितनी बार कहा है मेरे सामने गुर गुर मत किया कर। अभी शांति रख, शांति रख। यह वक्त बीत लेने दे। आगे की बात अपनी है, आराम से बैठकर करेंगे। समझदार लोग तो वैसे भी राह चलते बात नहीं करते। इससे पहले रणवीर सिंह कुछ कहता, मोहन मगर वहां से हट गया। दांत भींचे रणवीर सिंह कार की तरफ बढ़ा। उसे पास आते देखकर सब इंस्पेक्टर घनश्याम जोशी सतर्क सा हो गया, परंतु उसकी आंखों से
इस बात की भनक भी मिल रही थी कि वह नर्वस भी है। कार के पास रणवीर सिंह पहुंचा ही था कि घनश्याम जोशी जल्दी से बोला, जरा 1 मिनट, वहां इंस्पेक्टर साहब कार में पड़ी लाश के साथ साथ बिजी। तू मुझे जानता नहीं? रणवीर सिंह दांत किटकिटाकर गुर्राया। जानता हूं। घनश्याम जोशी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तो फिर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मेरा रास्ता रोकने की? जी आप इंस्पेक्टर साहब से बात कर लीजिए। मैं तो तभी इंस्पेक्टर सूर्य बहादुर थापा ने अपना सिर कार से निकाला और सीधा होकर पलटा। थापा के होठ नीचे हुए थे, आंखें सिकुड़ी हुई थी। उसने रणवीर सिंह को देखा। मुझे लाश देखने दो, हटो पीछे, कहता हुआ रणवीर सिंह आगे बढ़ा। तभी थापा ने आगे बढ़ते रणवीर सिंह के कंधे पर हथेली रखी और उसे पीछे धकेला। रणवीर कंधे पर लगे तेज झटके के साथ 2 कदम पीछे हो गया। इसके साथ ही रणवीर के होठों से गुर्राहट निकली। उसके होठ भिंच गए, आंखों से शोले बरसने लगे। सब इंस्पेक्टर घनश्याम जोशी के चेहरे पर भय के भाव उभरे। तूने मुझे रोका? रणवीर सिंह गुर्राया। मुझे धक्का दिया? वहां मौजूद पुलिस वाले सकते किसी हालत में यह सब देखने लगे। कार में लाश पड़ी है, पुलिस अपना काम कर रही है, तुम पुलिस के काम में दखल देने की जबरन चेष्टा कर रहे हो, चले जाओ यहां से, इंस्पेक्टर सूर्य बहादुर थापा ने सख्त स्वर में कहा। रणवीर सिंह ने दांत किटकिटाए। तू मुझे जानता नहीं। रणवीर सिंह की आंखों में ढेर सारी लाली उभर आई। घनश्याम जोशी ने घबराहट भरी मुद्रा में थापा को देखा। थापा के चेहरे पर उभरे भावों को देखकर वह समझ गया कि थापा डंडा मारने जैसा कोई जवाब देने वाला है, जबकि घनश्याम जोशी नहीं चाहता था कि बात बढ़े, इसलिए जल्दी से बोला, इंस्पेक्टर साहब, कुछ दिन पहले ही लुम्बिनी से ट्रांसफर होकर आए हैं, काठमांडू में नए हैं, इसलिए नहीं जानते आपको। जान जाएंगे, जल्दी जान जाएंगे। इंस्पेक्टर थापा कठोर निगाहों से रणवीर सिंह को देख रहा था और रणवीर सिंह के चेहरे पर मौत के भाव फैले हुए थे। उसके दाएं हाथ की उंगलियां हिलती हुई जैसे चाकू की तलाश कर रही थी। कोई और वक्त होता, हालात दूसरे होते, तो अब तक रणवीर सिंह के चाकू ने थापा का काम कर डालना था। समझा देना इसे, वरना। रणवीर सिंह के होठों से निकले खतरनाक शब्दों को थापा ने कड़वे स्वर में काटा। यहाँ आने के 24 घंटों के भीतर ही भीतर मैंने तुम जैसों की फाइलें पढ़ डाली थी। उन फाइलों में एक रणवीर सिंह भी था और तस्वीर लगी हुई थी, वह मोहन मगर, और कार में मरा पड़ा अविनाश सिंह। तुम सबके बारे में बहुत अच्छी तरह जान चुका हूं मैं, और जान चुके हो तो फिर भी मौत को बुला रहे हो। रणवीर सिंह कहर भरे स्वर में बोला, धमकी मत दो, वरना। तभी मोहन मगर ने करीब आकर मामले में दखल दिया। यह सब क्या हो रहा है? मोहन मगर का जबाड़ा तेजी से चल रहा था। यह इंस्पेक्टर मरने की जल्दी कर। मोहन मगर ने फौरन कठोर स्वर में रणवीर सिंह की बात काटी। इसे मरने की जल्दी है तो तू मारने की जल्दी क्यों कर रहा है? देखता नहीं, पुलिस के साथ साथ यहाँ जनता भी है। यहाँ पर तुमने मुंह से कोई शब्द भी निकाला तो पुंडीर साहब नाराज हो जाएंगे। जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। पुंडीर साहब से कहना यहाँ से फुर्सत पाते ही मैं उनके पास पहुँच रहा हूँ। रणवीर सिंह मौत किसी निगाहों से इंस्पेक्टर थापा को देखे जा रहा था और थापा की निगाहों में सर्द भाव थे। घनश्याम जोशी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांस रुकी पड़ी हो। सुना नहीं तुमने रणवीर सिंह, जाओ यहाँ से। इस बार मोहन मगर के स्वर में ढेर सारी सख्ती थी और वह इस बात के प्रति सावधान था कि रणवीर सिंह कुछ कर न बैठे। एकाएक रणवीर सिंह पलटा और सड़क को रौंदने वाले अंदाज में अपने कार की तरफ बढ़ गया। मोहन मगर के चेहरे पर राहत के भाव आ गए। देखते ही देखते रणवीर सिंह कार में बैठा और वहां से चला गया, जैसे वहां का सारा तनाव चला गया हो। सब इंस्पेक्टर घनश्याम जोशी की सांस वापस लौटी। मोहन मगर ने कठोर निगाहों से थापा को देखा। इंस्पेक्टर, जल्दी से अपना काम करो, हमें और भी काम करने हैं। मोहन मगर के स्वर में सख्ती थी। थापा ने कड़वी निगाहों से मोहन मगर को देखा, फिर अन्य पुलिस वालों की तरफ बढ़ गया। घनश्याम जोशी भी थापा के पीछे जाने लगा तो मोहन मगर कड़वे स्वर में बोला, ठहरो। घनश्याम जोशी ठिठका, पलटा
मोहन मगर को देखा। इस इंस्पेक्टर के आगे पीछे कोई नहीं है? मैं नहीं जानता, घनश्याम जोशी के होठों से निकला। क्यों? यूं ही, मैं सोच रहा था इसके मरने के पश्चात उनका क्या होगा। घनश्याम जोशी की जीभ तुरंत बाहर आकर सूखे होठों पर फिरने लगी। मोहन मगर का जबाड़ा तेजी से चल रहा था, आंखों में क्रूरता के भाव फैले हुए थे। जंग बहादुर पुंडीर इस समय 5 मंजिला जिस इमारत की 4थी मंजिल के अपने प्राइवेट हॉल में था, वह देखने में सरकारी इमारत लगती थी, परंतु वह जंग बहादुर पुंडीर की अपनी मिल्कियत थी और काठमांडू के ठीक बीचों बीच शानदार इलाके में स्थित थी। आधा काठमांडू जानता था कि यह इमारत जंग बहादुर पुंडीर की थी। जंग बहादुर पुंडीर पैदाइशी नेपाली था। पढ़ने लिखने के पश्चात बड़े बड़े नेताओं की पार्टियों में शामिल होकर कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगा। नेताओं की निगाहों में चढ़ गया। पुंडीर खुद बड़ा नेता बनना चाहता था, परंतु 5 सालों में ही उसे महसूस हो गया कि नेतागिरी बेकार है। नेताओं की छत्र छाया में रहकर वह 10-12 मर्डर कर चुका था और भी 50 तरह के गुर सीख चुका था, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं का हाथ उसकी पीठ पर था। पुंडीर ने ड्रग्स का धंधा शुरू कर दिया। उसके बाद जंग बहादुर पुंडीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोई दिक्कत आती तो नेता लोग संभाल लेते और इलेक्शन के वक्त वह नेताओं की भरपूर मदद करता। नेता आते जाते रहे, परंतु उसका काम चलता रहा, बढ़ता रहा, फैलता रहा। धीरे धीरे साथी बढ़ते रहे, ठिकाने पड़ते रहे। पूरे नेपाल में जंग बहादुर पुंडीर ने अपने पांव फैला लिए। ड्रग्स के बाद और भी धंधे शुरू किए और अब ऐसा कोई काम नहीं था जो वह ना करता हो या फिर उसके हाथों से दूर हो। काठमांडू में 2 होटल और एक कैसीनो उसका चलता था। इन सारे कामों में सालों साल बीत गए और अब पुंडीर 50 बरस का हो गया। उसका चेहरा मोहरा पूरी तरह नेपाली था। उसके अंग अंग से क्रूरता झलकती थी। अब तक कभी ऐसी गड़बड़ नहीं हुई थी कोई उसके आदमी की जान ले ले, परंतु अब ऐसा हो गया था। उसके आदमी की ही नहीं बल्कि बेहद खास आदमी अविनाश सिंह की सड़क पर सरेआम हत्या कर दी गई थी। मोहन मगर जैसा इंसान अविनाश सिंह के साथ था। हत्यारों ने मोहन मगर की मौजूदगी में कामयाबी पाई, पूरी तरह पाई, और डंके की चोट पर मोहन मगर को जिंदा छोड़ गए थे। जबकि पुंडीर के ख्याल से हत्यारों को चाहिए था कि मोहन मगर का भी सफाया कर देते ताकि वह उनकी निशानदेही न कर पाता, परंतु हत्यारों ने मोहन मगर द्वारा की जाने वाली निशानदेही की परवाह नहीं की थी। जंग बहादुर पुंडीर चेहरे पर 10 तरह के भाव लिए टहल रहा था। उन भावों में वह व्याकुल भी था, क्रोधित भी था, खतरनाक भी नजर आ रहा था। उसकी निगाहों में यह बात बहुत जरूरी थी कि अविनाश सिंह के हत्यारों को फौरन खत्म किया जाए। काठमांडू में हर कोई उससे, उसके आदमियों से खौफ खाता था। फिर इतनी हिम्मत किसमें आ गई थी कि पुंडीर दांत किटकिटाकर सामने बैठे चेहरों को देखने लगा। आंखों में क्रूरता के भाव नाच उठे थे। सामने 3 इंसान कुर्सियों पर सतर्क मुद्रा में बैठे थे। पहला रणवीर सिंह था, चाकू दक्ष, अचूक निशानेबाज और ऑलराउंडर। उसे अपने निशाने पर पूरा भरोसा था और आज तक उसका निशाना नहीं चूका था। दूसरा रंग बहादुर क्षेत्री, खूबसूरत नेपाली, देखने में शरीफ खानदान का हद से ज्यादा रोशन चिराग लगता था, लेकिन रंग बहादुर क्षेत्री अपराध की दुनिया का रोशन चिराग था, बेरहम हत्यारा था। किसी की जान लेना उसके लिए खेल था, मजाक था। किसी की हत्या करने के पश्चात उसे ऐसा लगता था जैसे उसने भर पेट खाना खा लिया हो। किसी का खून करने के लिए वह हर वक्त जैसे बेसब्र रहता था। तीसरा मोहन बहादुर रावत, बदसूरती का दूसरा रूप था। चेहरे पर जगह जगह चाकू के पुराने निशान लगे पड़े थे। पीली पीली सी रहने वाली आंखें, सिर के बालों को वह अक्सर पुरानी सी फटी कैप से ढांपे रहता था। अब तो रावत के गालों का मांस भी लटकना शुरू हो गया था। नेपाल अंडरवर्ल्ड में उसे चाकू मारने की कला में उस्ताद मानते थे। बरसों पुराना उसके पास एक ही चाकू था
जिससे वह जाने कितनी ही जाने ले चुका था। मोहन बहादुर रावत के चेहरे पर से हर समय सुस्ती छलकती रहती थी, जबकि वक्त आने पर उसकी चुस्ती फुर्ती देखने वाला हक्का बक्का रह जाता था। जंग बहादुर पुंडीर की आंखों के 5 नूर थे। चौथा मोहन मगर था और 5वां अविनाश सिंह, जो कि अब नहीं रहा था। यही पांचों उसके सारे धंधों को, उसके सैकड़ों आदमियों को संभालते थे। यह सब वास्तव में बेहद काबिल इंसान थे। पुंडीर को इन पर पूरा भरोसा था, परंतु मन ही मन पुंडीर रंग बहादुर क्षेत्री की क्रूरता से घबराता था। क्षेत्री जब क्रूरता पर आता था तो उसे संभालना कठिन हो जाता था। जंग बहादुर पुंडीर की पूरी चेष्टा होती थी कि किसी बात पर उसका और क्षेत्री का टकराव न हो, क्योंकि कुछ नहीं पता था कि क्षेत्री का दिमाग कब बदल जाए। पुंडीर के अलावा इस ग्रुप में मोहन मगर था, जो कि क्षेत्री से दूर रहना ही बेहतर समझता था। यूं तो जंग बहादुर पुंडीर रंग बहादुर क्षेत्री को कब का साइड कर देता। ऐसे इंसान को पास में रखना खतरनाक ही था, लेकिन क्षेत्री को पास रखना उसकी मजबूरी भी थी, क्योंकि पुंडीर का 50% दबदबा तो रंग बहादुर क्षेत्री के कारण ही था। इसलिए पुंडीर खुशी से क्षेत्री को बर्दाश्त कर रहा था। तभी मोहन मगर ने भीतर प्रवेश किया। सबकी निगाहें उसकी तरफ उठी। मोहन मगर का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। जबाड़ा तेजी से चल रहा था। करीब आते हुए उसने पुंडीर के सामने हेलो की मुद्रा में थोड़ा सा सिर झुकाया, फिर आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। जंग बहादुर पुंडीर की आंखों में सख्ती और प्रश्न आ गया। व्याकुल से मोहन मगर ने पहलू बदला। कितने शर्म की बात है कि मोहन मगर के पास होने पर भी अविनाश सिंह की हत्या हो गई। उसे खामोश पाकर पुंडीर ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा, तुम 2 तो 20 के बराबर थे। मोहन मगर का जबाड़ा रुका। वह कुर्सी से खड़ा हो गया। यह भी तो हो सकता है पुंडीर साहब कि सामने वाले 40 हों। 40? रंग बहादुर क्षेत्री ने तीखी निगाहों से मोहन मगर को देखा। तूने गिना था उन्हें? मोहन मगर ने क्षेत्री को देखा, फिर तुरंत निगाहें घुमा दी। जंग बहादुर पुंडीर ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मोहन मगर, पुंडीर गंभीर स्वर में बोला, हत्या तुम्हारे सामने हुई? तुमने हत्यारों को देखा? देखा क्या, बात भी की? मोहन मगर जल्दी से बोला, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि जिसने अविनाश सिंह की हत्या की है वह बहुत ही खतरनाक। नाम बोलो उसका। मोहन बहादुर रावत गुर्राया। मोहन मगर ने रावत को देखा। पुंडीर जबाड़ों को भींचे मोहन रावत को देख रहा था। मोहन मगर ने पुंडीर को देखा। वह देवराज चौहान है। देवराज चौहान? रणवीर सिंह के होठों से निकला। यह कौन है? साले का हुलिया बता। क्षेत्री दरिंदगी भरे स्वर में गुर्राया। काट करना फेंक दिया तो कहना। मोहन मगर और पुंडीर एक दूसरे को देखे जा रहे थे। पुंडीर की आंखें सिकुड़ चुकी थी। मोहन बहादुर रावत के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए थे। कौन देवराज चौहान? एकाएक पुंडीर के होठ भींच गए थे। हिंदुस्तानी अंडरवर्ल्ड का शेर कहते हैं जिसे। मोहन मगर गंभीर स्वर में बोला। जंग बहादुर पुंडीर की आंखें सिकुड़ गई। मोहन बहादुर रावत, रंग बहादुर क्षेत्री और रणवीर सिंह चौंक पड़े। पुंडीर ने शांत भाव में सिगरेट का कश लिया। तुम्हें गलती लगी है, पुंडीर ने सोच भरे स्वर में कहा। गलती? मोहन मगर की आंखें सिकुड़ी। हाँ, अविनाश सिंह को मारने वाला देवराज चौहान नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जाने अनजाने में कभी भी मैंने या मेरे साथियों ने देवराज चौहान का कुछ नहीं बिगाड़ा। आप ठीक कहते हैं। मुझे आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक है। मोहन मगर ने फौरन कहा। आपकी देवराज चौहान से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अविनाश सिंह की तो हो सकती थी। अविनाश सिंह कुछ साल पहले बंबई से खिसक कर यहाँ आया था। मेरे ख्याल में अविनाश सिंह ने वहाँ गुल खिलाया होगा। देवराज चौहान से कोई रगड़ा करके भागा होगा और अब देवराज चौहान के हत्थे चढ़ गया। देवराज चौहान के साथी से मेरी बात हुई थी, जिसने रिवॉल्वर मेरी पैंट से लगाकर मुझे खड़ा कर रखा था। यकीनन वह जगमोहन ही हो सकता है, जो देवराज चौहान का बेहद खास साथी है। उसने मुझे बताया था कि अविनाश सिंह से उनकी पुरानी दुश्मनी थी। पुंडीर ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसी तैसी साले देवराज चौहान की
क्षेत्री भड़का। मैं उसे चुप रहो, मोहन मगर ने दांत खींचकर कहा। क्षेत्री ने कहर भरी निगाहों से मोहन मगर को देखा। मोहन मगर ने सकपका कर निगाह घुमा ली। पुंडीर साहब, मोहन मगर ने शांत भाव में कहा, मेरे ख्याल में यह अविनाश सिंह और देवराज चौहान का पुराना मामला था जो कि खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? क्षेत्री ने दांत खींचकर कहा। देवराज चौहान ने हमारे खास साथी अविनाश सिंह को मारा है। अब देवराज चौहान को मैं मारूंगा। सुना है देवराज चौहान बहुत खतरनाक आदमी है। रणवीर सिंह के होठ सिकुड़े हुए थे। अगर हम देवराज चौहान का खतरनाकपन ही देखते रहे तो कल को कोई और हम में से एक को उड़ा देगा। अविनाश सिंह की मौत पर हमें इस तरह खामोश नहीं बैठना चाहिए, मोहन बहादुर रावत ने कहा। मैं? रणवीर सिंह ने सिर हिलाया। रावत की बात से सहमत हूँ। मुझे भी रावत की बात पसंद आई। जंग बहादुर पुंडीर ने क्रूरता भरे स्वर में कहा, हम किसी को यह नहीं समझा सकते कि अविनाश सिंह अपनी पुरानी दुश्मनी के कारण मरा है। सब यही जानते समझते हैं कि हमारे खास साथी की किसी ने हत्या कर दी और जानने समझने वालों को समझाना है कि हमने अपने साथी की मौत का बदला ले लिया। लेकिन पुंडीर साहब, मोहन मगर ने बेचैनी से कुछ कहना चाहा। खामोश रहो मोहन मगर। अविनाश सिंह की मौत का बदला लेना हमारी मजबूरी है। सामने दुश्मन बेशक देवराज चौहान ही क्यों ना हो, पुंडीर ने सख्त स्वर में कहा। मोहन मगर का जबाड़ा तेजी से चल पड़ा। रंग बहादुर क्षेत्री के होठों से वहशी ठहाका फूट पड़ा। वाह, मजा आ गया। क्षेत्री उठता हुआ बोला, देवराज चौहान का शिकार करने में बहुत मजा आएगा। ऐसे खतरनाक शिकार कभी कभी हत्थे चढ़ते हैं। नहीं क्षेत्री, अभी नहीं, तुम आराम करो, पुंडीर ने सिर हिलाकर कहा। क्षेत्री के चेहरे पर क्रूरता के भाव आ गए। क्यों? मैं आराम क्यों करूं? आराम ही तो कर रहा हूं महीने से अब तक। हौसला रखो। पुंडीर ने शांत निगाहों से क्षेत्री को देखा। यह काम तुमने ही करना है, लेकिन कुछ देर सोचने का तो मौका दो कि हमें किस तरह का कदम उठाना चाहिए। ठीक है, क्षेत्री ने तुरंत सिर हिलाया। सोच लीजिए, शाम को मैं इस काम पर लग जाऊंगा। शाम 6 बजे सब यहाँ आ जाना, फिर इस बारे में बात करेंगे। मोहन मगर, तुम रुक जाओ, पुंडीर ने कहा और कश लेकर सिगरेट ऐश ट्रे में मसल दी। सबके जाने के बाद जंग बहादुर पुंडीर ने मोहन मगर को देखा। मोहन मगर के चेहरे पर व्याकुलता के भाव उभरे पड़े थे। अपने सारे आदमी काठमांडू में फैला दो। सारे होटलों को चेक करो। हर उस जगह को देखो जहां पर देवराज चौहान और जगमोहन के मिलने की संभावना हो और नजर आने पर उनकी मौत का इंतजाम कर दो। इस तरह खामोशी से काम हो कि क्षेत्री यही समझे कि वह लोग इत्तेफाक से मारे गए। पुंडीर गंभीर था। मोहन मगर के माथे पर बल पड़ गए। मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या करना चाहते हैं। जंग बहादुर पुंडीर दोनों हाथ कोट की जेबों में डालकर टहलने लगा। देवराज चौहान बेहद खतरनाक इंसान है। क्षेत्री इस बात को समझ नहीं पा रहा। कोई बड़ी बात नहीं कि देवराज चौहान क्षेत्री को भी मार दे, जबकि अविनाश सिंह की मौत के पश्चात मैं क्षेत्री को खोना नहीं चाहता। वैसे भी क्षेत्री हमारे काम का है और यह जानकर कि हमने अपने आदमियों की सहायता से देवराज चौहान को साफ कर दिया है, क्षेत्री गुस्से में आ जाएगा। तुम तो जानती हो कि उसे गुस्सा जल्दी आता है, इसलिए यह बात कही है कि देवराज चौहान को इस तरह मारा जाए कि क्षेत्री को यह न लगे कि देवराज चौहान की मौत हमारे इशारे पर हुई है। मोहन मगर ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। जाओ, जल्दी से यह काम पूरा करवाओ। 2-2.5 घंटे की नींद लेकर जब देवराज चौहान की आंख खुली तो दिन के 12 बज रहे थे। उसने बगल में गहरी नींद में डूबे जगमोहन पर निगाह मारी, फिर उठकर बाथरूम में चला गया। आधे घंटे के पश्चात देवराज चौहान नहा धोकर तैयार था। क्योंकि कोई काम नहीं था, इसलिए जगमोहन को नींद से जगाने का इरादा छोड़कर देवराज चौहान होटल के डाइनिंग हॉल में पहुंचा। वहां लंच किया, परंतु देवराज चौहान यह महसूस न कर सका कि कुछ आंखें उस पर टिक चुकी हैं। लंच के पश्चात देवराज चौहान होटल से निकला और पार्किंग में खड़ी उस कार के पास पहुंचा जिसे कि देवराज चौहान ने होटल की रिस्ट साइड से पहले ही हासिल कर रखी थी। सिगरेट सुलगाने के पश्चात देवराज चौहान ने कार स्टार्ट की और उसे होटल से बाहर लेता चला गया। उसका इरादा कुछ देर
काठमांडू की सड़कों पर कार से घूमते हुए वक्त बिताना था। काठमांडू में देवराज चौहान कई बार आ चुका था, परंतु सड़कों के रास्तों से उसकी कोई खास पहचान नहीं थी। अब वह फुर्सत में सड़कों से पहचान कर लेना चाहता था, परंतु कुछ आगे आने पर नजर जब बैक मिरर पर पड़ी तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसे लगा ठीक पीछे आने वाली कार उसका पीछा कर रही है। वह होटल से ही उसके पीछे है। 2-4 मिनट देवराज चौहान ने कार को यूं ही सड़कों पर घुमाया। पीछे आने वाली कार बराबर पीछे ही लगी रही। देवराज चौहान की आंखों में कठोरता नाच उठी। अब इसमें कोई शक नहीं था कि उसका पीछा हो रहा है। यहाँ पर उसका कोई ऐसा दुश्मन नहीं था जिसे कि उसकी जरूरत हो या उसका पीछा करके उससे कुछ पाना चाहता हो। उसका पीछा हो रहा था। काठमांडू में आज पहली बार वह किसी हादसे का कारण बना था और वह हादसा अविनाश सिंह की हत्या थी और स्पष्ट था कि पीछे आने वाले अविनाश सिंह से वास्ता रखते थे और उसकी मौत के पश्चात पीछे आने का एकमात्र यही कारण था कि वह उसकी हत्या का बदला लेना चाहते हैं। देवराज चौहान के चेहरे पर क्रूरता नाच उठी। कुछ आगे जाने पर एक सुनसान चौराहे पर 3 सड़कें अलग अलग दिशाओं में जाती दिखाई दी। देवराज चौहान नहीं जानता था कि वह सड़कें कहां जाकर निकलती हैं और फिर ठीक चौराहे पर पहुंचते ही देवराज चौहान ने स्टीयरिंग को एकाएक तेजी के साथ मोड़ दिया। हर तरफ पहाड़ियां और दूर हिमालय की आकाश को छूती चोटियां नजर आ रही थी। देवराज चौहान की एक आंख बैक मिरर पर थी। पीछे आ रही कार की ब्रेकों का स्वर गरजा और वह भी मुड़ती चली गई। गाड़ी तेज होने के कारण एक क्षण के लिए लगा जैसे कार उल्टी, परंतु दक्ष ड्राइवर ने उसे संभाल लिया। देवराज चौहान के चेहरे पर छाए क्रूरता के भाव गहरे हो गए। उसने जेब से रिवॉल्वर निकालकर गोदी में रखी और कार की स्पीड बढ़ा दी। कुछ आगे जाते ही उसे फौरन ब्रेक लगाने पड़े। देवराज चौहान के जबाड़ों में कसाव आ गया। आगे सड़क ब्लॉक थी और बोर्ड पर लिखा हुआ था कि सड़क की मरम्मत हो रही है। देवराज चौहान के चेहरे पर वहशी भाव नाच उठे। पीछे वाली कार बराबर करीब आती जा रही थी। सड़क के एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और दूसरी तरफ ढलान और कच्ची जमीन। अगले पल देवराज चौहान ने दांत भींचकर स्टीयरिंग मोड़ा और कार को ढलान पर उतार दिया। 20-25 गज आगे जाते ही देवराज चौहान ने कार का दरवाजा खोला और रिवॉल्वर हाथ में पकड़कर बाहर कूदा और भागता हुआ सड़क के किनारे के करीब मौजूद बड़े से पहाड़ी पत्थर की ओट में जा छिपा, हाथ में रिवॉल्वर और चेहरे पर दरिंदगी। ठीक उसी समय पीछे आने वाली कार सड़क पर आकर रुकी। उसमें 2 व्यक्ति मौजूद थे, एक नेपाली और दूसरा तिब्बती। दोनों ही खासे दादा नजर आ रहे थे। देवराज चौहान की एक टक छिपी निगाह उन पर थी। कार का दरवाजा खोलकर एक बाहर निकला। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी और सतर्क निगाहों से वह ढलान की तरफ देखने लगा। नेपाली ड्राइविंग सीट पर ही बैठा रहा। इससे बढ़िया मौका और नहीं मिलना था। देवराज चौहान ने दांत भींचकर रिवॉल्वर सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। तेज धमाके के साथ गोली तिब्बती की छाती में जा धंसी। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गई। वह पीछे खड़ी कार से टकराया और सड़क पर गिरकर तड़पने लगा। कार में बैठे नेपाली ने यह सब देखा तो हड़बड़ाकर कार को भगा ले जाना चाहा। तभी देवराज चौहान के रिवॉल्वर से निकली गोली ने कार के टायर की धज्जियां उड़ा दी। कार वहीं रुक गई। घबराए से नेपाली के कानों में देवराज चौहान का सख्त स्वर पड़ा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी रिवॉल्वर को कार में ही छोड़कर बाहर आ जाओ। अपने साथी के इस प्रकार मारे जाने से वह खौफ में भर चुका था। अपनी रिवॉल्वर कार में छोड़कर दोनों हाथों को ऊपर उठाए वह कार से बाहर आ गया। देवराज चौहान सतर्क मुद्रा में रिवॉल्वर थामे चट्टान की ओर से निकला और सड़क पर आ गया। उसके जबाड़े कसे हुए थे, आंखों में शोले थे। बेहद खतरनाक लग रहा था वह। नेपाली उसके चेहरे के भावों को देखकर सहम सा गया। अगर सलामत रहना चाहते हो तो मेरे सवालों का ठीक जवाब देना। देवराज चौहान कुर्राया। नेपाली ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुम लोग मेरी जान क्यों लेना चाहते थे? क्योंकि तुमने अविनाश सिंह को मारा है। तो अविनाश सिंह का कौन सा बली वारिस है जो बदला लेना चाहता है? अविनाश सिंह जंग बहादुर पुंडीर का खास आदमी था।
वह अपने खास आदमी के हत्यारों को जिंदा कैसे छोड़ सकता है? इसलिए हम तुम्हारी जान। जंग बहादुर पुंडीर, देवराज चौहान बड़बड़ाया। यह पुंडीर कौन है? तो तुम नहीं जानते? नेपाली सूखा जा रहा था। तुम बोलो। दादा है, बड़ा दादा है, चलती है इसकी, नेपाली ने जल्दी से कहा। और तुम लोगों ने मुझे पहचाना कैसे? मोहन मगर साहब ने तुम्हारा और तुम्हारे साथी का हुलिया इस प्रकार हमें समझाया था कि जैसे हम तुम्हारी तस्वीर देख रहे हों। 50 से ज़्यादा आदमी काठमांडू में फैले तुम लोगों की तलाश में हैं, हत्या करने के लिए। हाँ। देवराज चौहान भिंचे दांतों से नेपाली को घूरता रहा। मुझे छोड़ दो, नेपाली ने सूखे पत्ते की भांति कांप कर कहा। जाओ, कार यहीं छोड़ दो और सड़क की ढलान पर उतरकर भागते चले जाओ, पीछे देखना भी नहीं। नेपाली की जान में जान आई। सुनो, जाने से पहले नेपाली बोला, पीछे हरे रंग की कार है जो इधर ही आ रही है। कहने के साथ ही नेपाली ढलान पर उतरा और भागता चला गया। देवराज चौहान आंखों में क्रूरता के भाव लिए सड़क की तरफ देखने लगा। तभी उसे हरे रंग की कार आती दिखाई दी, जो कि बेहद धीमी गति से आ रही थी। कार में आने वाला शायद इन दोनों का बड़ा रहा होगा और उसकी लाश का सर्वे करने आ रहा होगा। देवराज चौहान कार की ओट में हो गया। कुछ ही पलों में कार काफी करीब आ गई। देवराज चौहान कार की ओट से निकलकर सड़क पर आया और कार की तरफ रिवॉल्वर तान दी। हरी कार वाले ने यह नज़ारा देखा तो उसने एक्सीलेटर पर पूरा दबाव बढ़ा दिया ताकि देवराज चौहान को कुचला जा सके। कार गोली की तरह देवराज चौहान की तरफ लपकी। देवराज चौहान अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा और ट्रिगर दबा दिया। गोली करीब पहुंच चुकी हरी कार की विंड स्क्रीन तोड़ती हुई ड्राइवर के माथे में प्रवेश कर गई। कार का बैलेंस बिगड़ा और तेजी से वह सड़क के किनारे पर मौजूद पहाड़ी से टकराई और पलट गई। छत नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर। देवराज चौहान की वहशी निगाह कार पर थी। रिवॉल्वर सीधी करके उसने कार की पेट्रोल टंकी पर गोली चलाई। अगले ही पल टंकी में हुए छेद से निकलकर पेट्रोल सड़क पर बहने लगा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डाली और सिगरेट सुलगाकर जलती तिल्ली पेट्रोल में भीगी सड़क की तरफ उछाल दी। अगले ही पल भपका सा उठा और आग ने टंकी को अपने आगोश में ले लिया। देवराज चौहान कश लेते हुए पलटा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। चेहरे पर वहशीपन के भाव नाच रहे थे। कार के पास पहुंचकर वह ठिठका। कार सलामत थी, सिवाय आगे के बम्पर के और कुछ नहीं बिगड़ा था। कार स्टार्ट करके रिवर्स की और उसे सड़क पर ले आया। अगले ही पल कार को वापस सड़क पर दौड़ा दिया। कुछ आगे जाते ही कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ। देवराज चौहान समझ गया कि पेट्रोल की टंकी फट गई है और आग ने कार को अपने घेरे में ले लिया होगा। देवराज चौहान बेहद शांत अंदाज में कार ड्राइव कर रहा था, परंतु उसकी आंखों में सुलगन थी और मस्तिष्क में सिर्फ एक ही नाम था, जंग बहादुर पुंडीर। सारी बात सुनने के बाद जगमोहन के होठों से गहरी सांस निकल गई। यह मामला तो अब लंबा होने लगा है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला, ऐसी बातों की परवाह करने की जरूरत नहीं। स्वर में सख्ती थी। जरूरत नहीं तो छोड़ो इन बातों को। देवराज चौहान ने उसकी बात काट कर कहा। उस बदमाश की बात से लग रहा था कि जैसे जंग बहादुर पुंडीर को काठमांडू का बच्चा बच्चा जानता है। तो जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारी। दोपहर के 3 बज रहे थे। मैं 2 घंटे आराम कर लूं और तुम इन 2 घंटों में जंग बहादुर पुंडीर के बारे में सारी जानकारी हासिल करो। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात। मतलब कि मेरा नेपाल में न्यू ईयर मनाने का मामला खत्म। चिंता मत करो। देवराज चौहान ने शांत गंभीर निगाहों से उसे देखा। शाम को हम काठमांडू के सबसे बढ़िया कैसीनो में चलेंगे। तुम मालूम करके रखना कि काठमांडू का सबसे बड़ा कैसीनो कौन सा है। लेकिन हमें ज़रूरत क्या है पुंडीर शुंडीर के बारे में जानने की? हम जगमोहन, देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा, इससे पहले कि दुश्मन दूसरा वार करे उसके बारे में जान लेना ही बेहतर है। हम पुंडीर के रास्ते में नहीं आना चाहते। अगर वह जंग बहादुर पुंडीर ही जबरन हमारे रास्ते में आता है तो हम क्या कर सकते हैं? भागने से तो रहे।
तुम्हें तुम्हें बम्बई में काम है, ज़रूरी काम। तुमने ही तो कहा था कि कल तुम्हारा बम्बई पहुंचना। अगले ही पल जगमोहन ने सकपकाकर होठ बंद कर लिए और मुंह फेर लिया। देवराज चौहान बेहद सख्त निगाहों से उसे देखने लगा था। इंस्पेक्टर सूर्य बहादुर थापा पुलिस हेडक्वार्टर स्थित अपने ऑफिस में बैठा विचार भरी मुद्रा में कश ले रहा था। सिर्फ आधा घंटा पहले ही वह अविनाश सिंह की लाश से निपट कर आया था। तभी सब इंस्पेक्टर घनश्याम तिवारी ने भीतर प्रवेश किया। थापा ने सोच भरी निगाह उस पर डाली। किस सोच में डूबे हैं सर? आगे बढ़कर घनश्याम जोशी कुर्सी पर आ बैठा। मैं? थापा ने उसे देखा। अविनाश सिंह के बारे में सोच रहा था। क्या? यही कि अच्छा हुआ मर गया। ऐसे लोगों का मरना पुलिस वालों के लिए फायदेमंद होता है। घनश्याम जोशी ने सिर हिलाया। आप ठीक कहते हैं सर। सब इंस्पेक्टर जोशी का स्वर धीमा था। लेकिन यह कहकर हम अपने फर्ज से किनारा तो नहीं कर सकते। हमें अविनाश सिंह के हत्यारे को कानून की गिरफ्त में लाना ही चाहिए। इंस्पेक्टर सूर्य बहादुर थापा ने कड़वी निगाहों से घनश्याम जोशी को देखा। क्या जरूरत है? थापा ने कड़वे स्वर में कहा। अविनाश सिंह जैसे इंसान को मारकर हत्यारे ने पुलिस वालों पर एहसान किया है। एक सिरदर्दी कम हुई। जिंदा रहता तो हमारे लिए 50 मुसीबतें खड़ी करता। वैसे तो हम पुंडीर के आदमियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि ऊपर से दबाव आ जाता है कि हम पुंडीर के मामले में कुछ न करें। इन्हें ऐसे ही मरने दो। घनश्याम जोशी खामोश रहा। लेकिन एक बात तो है कि हत्यारा काफी दमखम वाला था। थापा ने कष्ट लेकर कहा। सरेआम उसने अविनाश सिंह को शूट कर दिया। जिन 2-3 लोगों ने देखा उनसे ही हमें मालूम हुआ, यानी कि वह पहले से ही इस बात पर नजर रखे हुआ था कि अविनाश सिंह बंबई से लौट रहा है। परंतु एक बात मेरी समझ से बाहर है जोशी। वह क्या सर? अविनाश सिंह को मारने वाले ने मोहन मगर को खत्म क्यों नहीं किया? बहुत बढ़िया मौका था। अविनाश सिंह की हत्या के दौरान मोहन मगर उनके रिवॉल्वर के निशाने पर रहा होगा। सब इंस्पेक्टर जोशी ने सोच भरी मुद्रा में सिर हिलाया। आप ठीक कह रहे हैं सर। ऐसे में तो मोहन मगर को भी उड़ा देना चाहिए था। मोहन मगर की हत्या ना करने का एक ही कारण समझ में आता है। क्या? हत्यारे की दुश्मनी जंग बहादुर पुंडीर के साथ नहीं, अविनाश सिंह के साथ थी। यानी कि यह हत्यारे और अविनाश सिंह का जाति मामला था। थापा ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। राइट सर, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा ही हुआ है जोशी। थापा ने टेबल पर हाथ मारा। जोशी ने सिर हिलाया। वैसे, जोशी बोला, आदत के मुताबिक जंग बहादुर पुंडीर अविनाश सिंह की जान लेने वालों को नहीं छोड़ेगा। उसे तलाश करवाएगा, उसे मारेगा। पुंडीर जो भी करे, हमें क्या? कार में से हत्यारे की उंगलियों के निशान तो उठवा लिए होंगे। फिंगरप्रिंट वालों ने जरूर उठा लिए होंगे। थापा के चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच उठी। स्वर कड़वा हो गया। अगर उन्हें कार में से निशान मिले होंगे। समझे जोशी कि नहीं? नहीं समझा सर। जोशी के चेहरे पर असमंजसता के भाव उभरे। मैंने कार में से हर उस जगह से रुमाल से उंगलियों के निशान साफ कर दिए थे जहां हत्यारे के निशान पाए जा सकते थे। और ऐसा मैंने इसलिए किया कि अविनाश सिंह के हत्यारे ने मेरी निगाहों में कोई बुरा काम नहीं किया, बल्कि अच्छा ही किया है। मैं नहीं चाहता कि वह फंसे। साफ दिल से कहो जोशी कि क्या मैंने गलत कहा? कहने के साथ ही थापा ने कश लेकर सिगरेट एश ट्रे में डाल दी। नहीं सर, आपने ठीक ही कहा है। थापा मुस्कुराया और नई सिगरेट सुलगाकर बोला। थापा, सूर्य बहादुर थापा ठीक ही कहता होता है, अक्सर ठीक कहता है। भवन सिंह, हिंदुस्तान के पूरब दिशा में रहने वाला पूर्बिया। जब तक हिंदुस्तान में रहा, जान पहचान वाले आगे पीछे वाले पूर्बिया ही कहकर पुकारते थे। भवन सिंह की आदत तो शुरू से ही खराब थी। चोरी चकारी करके ही मौज मस्ती लेता था। 20 बरस का था जब वह हिंदुस्तान के पूर्व क्षेत्र से निकलकर दिल्ली पहुंचा था, इस ख्याल से कि दिल्ली में मोटा हाथ मारकर अमीर बना जा सकता था। दिल्ली आने के बाद महीना भर तो मोटा क्या, पतला हाथ भी नहीं लगा। वह समझ ही नहीं पाया कि किधर जाए, किधर को काम करे, किस तरफ हाथ मारे। इस दौरान पल्ले के पैसे सफा चट हो गए।
जिस घटिया गेस्ट हाउस में वह रह रहा था वहां से उसे बाहर कर दिया गया। ठिकाना ना पाकर भवन सिंह नई दिल्ली स्टेशन पर आकर जम गया। पास में बचे थोड़े बहुत पैसों से किसी तरह पेट भरता रहा और काम करने की सोचता रहा, परंतु एक प्लेटफॉर्म से पुलिस का डंडा पड़ता तो दूसरे पर पहुंच जाता, दूसरे पर पड़ता तो तीसरे पर पहुंच जाता। बिना रुके यह सिलसिला सप्ताह भर चला। आखिरकार पुलिस वाले समझ गए कि यह स्टेशन से खिसकने वाला नहीं, इसलिए उन्होंने भवन सिंह को गरीब किस्मत का मारा समझकर प्लेटफार्मों पर से भगाना छोड़ दिया। भवन सिंह के सामने सबसे बड़ी हिचक यह थी कि वह दिल्ली जैसे महानगर में पहली बार आया था और ढेर सारी चकाचौंध देखकर कुछ घबरा सा गया था कि दिल्ली में अपनी हरामीबाजी वाला धंधा किधर से शुरू करे। इतने में पैसे खत्म हो गए। भवन सिंह बहुत ही सोच समझकर काम करने वाला इंसान था, जल्दबाज नहीं था। रोटी पानी का जुगाड़ चलता रहे, इसके लिए उसने स्टेशन पर यात्रियों का सामान उठाना शुरू कर दिया, परंतु साथ ही नजर दूसरे कामों पर भी जा रही थी कि किसी तरह अपने मतलब का काम शुरू करने का मौका मिला। एक दिन हिंदुस्तानी गोरी मेम साहब, जो कि 15 दिन पहले ही इंग्लैंड से यहाँ आई थी और अब जयपुर से रिश्तेदारी से होकर दिल्ली वापस लौटी थी, भवन सिंह को उसका बड़ा सा बैग उठाने का मौका मिला और वह हिंदुस्तानी मेम शान से 4 कदम आगे चल पड़ी। भवन सिंह को बेहद खूबसूरत मौका मिला। हिंदुस्तानी मैम का बैग लिए वह पीछे का पीछे ही खिसक गया। जाहिर है हिंदुस्तानी मेम ने उसे ढूंढने की भरकस चेष्टा की। मैम का बैग लेकर भवन सिंह स्टेशन में ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां सुनसान जगह थी, खाली गाड़ियां खड़ी थी। सबसे आखिर में स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसने बैग का अच्छी तरह पोस्टमार्टम किया। बैग में से 10,000 के करीब कैश मिला। विदेशी करेंसी भी इतनी ही थी। 2 कीमती कैमरे थे और विदेशी कीमती कपड़े। इतना बड़ा हाथ तो आज तक भवन सिंह ने अपने पूरब में भी नहीं मारा था। भवन सिंह को तसल्ली मिली, निहाल हो गया। कैमरे और कपड़े बेचते समय उसका एक यार बना, उसी उम्र का, उसके ही धंधे का। उसने भवन सिंह की पूरी सहायता की, माल को ठिकाने लगाने की, और सारा पैसा उसे दे दिया। वह भवन सिंह का दोस्त बन गया। उसके बाद उसका वह हरामी यार उसका मार्गदर्शक बना। भवन सिंह को और क्या चाहिए था। शुरू हो गया। 2 और यार बन गए। उनका मुख्य काम था बड़े बड़े घरों में घुसकर लूटपाट करना और दफा हो जाना। 5 साल तक भवन सिंह का यह धंधा बहुत फूला फला। काफी दौलत उसके पास इकट्ठी हो गई और उसके तीनों साथियों के पास भी। और एक दिन लाजपत नगर के एक मकान को लूटते समय गड़बड़ हो गई। उन्होंने अच्छी तरह मालूम कर लिया था कि उस घर में 28-30 बरस की शादीशुदा युवती रहती है। वह चारों पहुंच गए उससे माल झटकने। खुद को घिरी पाकर वह खौफ में डूबी माल देने को तैयार हो गई। उसने सब कुछ दिया, परंतु भवन सिंह की निगाह तो उसकी जवानी पर टिक चुकी थी, जो कि बयान से बाहर थी। भवन सिंह की नीयत पहली बार बदली थी। उसने अपनी चाहत पूरी करनी चाहिए, परंतु औरत नहीं मानी। तूता हुई, मामला बढ़ा। औरत चीखी और उसका चीखना ही गजब ढा गया। पड़ोसी ने सुना। उसने पुलिस को फोन कर दिया। 10 मिनट में ही सब इंस्पेक्टर के साथ 6 पुलिस वाले आ गए। पुलिस स्टेशन पास ही में था। पुलिस से टकराने का साहस ना तो भवन सिंह में था और ना ही भवन सिंह के साथियों में। उनके और पुलिस वालों के बीच छोटी सी लड़ाई हुई, जिसका अंजाम बहुत ही खतरनाक हुआ। पुलिस वालों ने उसके 2 साथी मार दिए और उसके हाथों एक हवलदार मारा गया। पुलिस वाले की हत्या तो तूफान के बराबर थी। भवन सिंह अपने एक साथी के साथ मौका पाकर वहां से भाग निकला। भागा भागी में उसका साथी किधर का किधर निकल गया मालूम नहीं हो सका, और ना ही भवन सिंह को उसकी कोई परवाह थी। भवन सिंह को तो अपनी चिंता थी। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि उसके हाथों पुलिस वाले का खून हो चुका है और पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं। वह जहां भी जा छिपे, पुलिस पाताल तक से उसे ढूंढ निकालेगी। कहीं भी छिपना या रहना खतरनाक था। अगर वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो पुलिस उसे अदालत तक भी नहीं पहुंचने देगी और अपनी पसंदीदा जगह ले जाकर उसे मार मार कर खत्म कर देगी।
भवन सिंह ने फौरन फैसला लिया कि उसे बहुत दूर निकल जाना चाहिए और सोच विचार में वक्त बर्बाद करना खुद को मौत के मुंह में धकेलने के बराबर होगा। इस हादसे के पश्चात ही अपनी इकट्ठी कर रखी दौलत भी भूल गया था वह। खौफ और दहशत में डूबा भागता चला गया था भवन सिंह। पास में थोड़ा बहुत उसी औरत का पैसा था जिसके यहाँ कुछ देर पहले हाथ मारा था और जहाँ ढेर सारा झंझट उठ खड़ा हुआ था। मन में खौफ की लहरें लिए भवन सिंह स्टेशन पहुंचा। हर नजर आने वाले पुलिस वालों को वह ऐसी निगाहों से देखने लगता जैसे वह उसे ही तलाश कर रहे थे और इस बात को भी जानता था कि बड़े पैमाने पर चंद ही घंटों में उसकी तलाश शुरू हो जाएगी। इसलिए बिना वक्त गवाए सामने जो ट्रेन तैयार थी चलने वाली थी वह उसी में सवार हो गया। बाद में उसने ट्रेन में ही टिकट बनवाया था। वह वैशाली एक्सप्रेस थी और बरौनी तक जा रही थी। ट्रेन का रूट देखकर भवन सिंह ने तुरंत फैसला किया कि उसे हिंदुस्तान से हमेशा के लिए खिसक कर नेपाल ही चले जाना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में रहा तो कभी न कभी पुलिस उसे दबोच ही लेगी। ज्यों-ज्यों ट्रेन आगे बढ़ती रही भवन सिंह के मन में बसा खौफ कम होता चला गया। अगले दिन दोपहर को ट्रेन गोरखपुर पहुंची। भवन सिंह ने सिर्फ खाना खाया और वहीं से रक्सौल के लिए बस ली। रक्सौल पहुंचने के पश्चात बिना रुके वीरगंज की बस ली और वीरगंज पहुंचा। वहां भी बिना रुके उसने नेपाल की बस ले ली। जब नेपाल पहुंचा तो भवन सिंह थककर चूर हुआ पड़ा था, परंतु मन में असीम शांति थी कि खुद को मौत से बचा लिया, नहीं तो वह तो गया था जीने के हाथों से। उसके बाद भवन सिंह नेपाल में बहुत घूमा, बहुत भटका। नया देश था उसके लिए तो 1.5 साल बाद काठमांडू पहुंचा। इस दौरान खर्चे पाने के लिए छोटे छोटे हाथ मारता रहा, इस सावधानी के साथ कि फंसे नहीं। बहरहाल इस बात को लेकर वह तंग था कि पक्के तौर पर उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं बन पा रहा था। भवन सिंह काठमांडू के ऐसे गुमनाम होटल में जाकर ठहरा जो बदबूदार गंदी गलियों के भीतर से गुजरने के पश्चात आता था। होटल सस्ता था, इसी कारण भवन सिंह को वह रास आया था। मौजूदा पैसों को कुछ दिन चलाना चाहता था और काठमांडू में भवन सिंह की मुलाकात योगेंद्र खंडूरी से हुई। योगेंद्र खंडूरी साला महाहरामी। खंडूरी को भवन सिंह का जोड़ीदार कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। तब योगेंद्र 1 साल की जेल भुगत कर 6 दिन पहले ही बाहर आया था। दोनों की मुलाकात एक ऐसे बार में हुई जिसे कि बेहद घटिया शराब खाना कहना ज्यादा बेहतर होगा। परिचय के तौर पर खंडूरी ने भवन सिंह को यही बताया कि दौलत पैदा करने के लिए इधर उधर हाथ मारता रहता है। साल भर की जेल वह पहली बार ही भुगत कर आया है। एक जौहरी की दुकान को रात को बंद होते समय लूटने पहुंच गया, परंतु दुकानदार और 2 सेल्स गर्ल ने उसे दुकान के पीछे बने बाथरूम में धकेलकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और फिर दरवाजा पुलिस ने ही आकर खोला। खंडूरी पैदाइशी नेपाली था, शरीफ खानदान से वास्ता रखता था, परंतु बचपन में उसके माँ बाप एक्सीडेंट में चल बसे थे। तब वह 8 साल का था। 3 साल की छोटी सी गुड़िया जैसी बहन थी। वह तो खुद ही बच्चा था, बहन को क्या पालता। माँ बाप कोई जायदाद भी नहीं छोड़ गए थे। ऐसे में रिश्तेदारों ने दोनों बच्चों को पालने से किनारा कर लिया। अब योगेंद्र खंडूरी क्या करता। पेट की भूख ने उसे बुरे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। शुरू में छोटी छोटी चोरियां करने लगा, खाने पीने की चीजों की, उसके बाद रुपए में पैसों की। 14 साल की उम्र तक पहुंचते ही वह महाहरामी बन गया। छोटी बहन को उसने 5 क्लास तक पढ़ाया और जब खंडूरी की भवन सिंह से मुलाकात हुई थी, 22 बरस की ठीक ठाक युवती थी और खंडूरी 28 का। भवन सिंह भी 27-28 का ही था। उसने योगेंद्र खंडूरी को अपने बारे में सिर्फ इतना ही बताया कि हिंदुस्तान में वह छोटे मोटे हाथ मारकर काम चलाता था, लेकिन वहां से मन भर जाने के कारण नेपाल चला आया था, परंतु यहाँ उसे ठीक से काम करने का रास्ता नहीं मिल पा रहा। योगेंद्र खंडूरी खेला खाया था। वह समझ गया कि भवन सिंह हिंदुस्तान में कोई बड़ा गुल खिलाकर नेपाल भाग आया है, परंतु खंडूरी को इन बातों की परवाह कहाँ थी। वह जानता था कि यह सब तो चलता ही रहता है। दोनों में कई मुलाकातें हुई, दोनों के विचार मिले,
बातें जमी। खंडूरी को भवन सिंह पसंद आया। उससे होटल छुड़वाकर खंडूरी भवन सिंह को घर ले आया। योगेंद्र खंडूरी की बहन खूबसूरत थी, जवान थी। भवन सिंह भी कम खूबसूरत नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और खंडूरी ने फौरन दोनों की शादी कराकर अपनी जिम्मेवारी से मुक्ति पा ली। उसके बाद योगेंद्र खंडूरी और भवन सिंह एक हो गए। दोनों ही दिलेर और तेज थे। मिलकर उन्होंने मोटे मोटे हाथ मारने आरंभ कर दिए। दोनों ने खूब पैसा बनाया। जरूरत पड़ने पर पुलिस वालों को भी खुश कर दिया करते थे। कुछ सालों के बाद उनके एक दुश्मन ने योगेंद्र खंडूरी की बहन की हत्या कर दी। अपनी बीवी की हत्या होते देखकर भवन सिंह पागल हो उठा। दोनों ने अपने दुश्मन हत्यारे की बोटी बोटी करके बदला तो ले लिया, परंतु जो मर गया था वह वापस तो नहीं आ सकता था। बहरहाल जीजा साला का रिश्ता सलामत रहा। इन बातों को अब सालों साल बीत चुके थे। ऐसा कौन सा काम था जो कि उन्होंने न किया हो। आज तक वह बेहिसाब दौलत लूट चुके थे, लेकिन पल्ले फूटी कौड़ी भी नहीं थी। सब खाया पिया हजम। अब दोनों की उम्र 45 के करीब थी। क्योंकि पुलिस ने दोनों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी थी, इसलिए पिछले 6 महीनों से योगेंद्र खंडूरी रॉयल कैसीनो में बारमैन की नौकरी कर रहा था। महज सावधानी के नाते, क्योंकि वह जानता था पुलिस अगर लपेटने पर आ गई तो पिछले सारे कारनामों को खोदकर सामने रख देगी और बाकी की उम्र जेल में बीतेगी। इसलिए खंडूरी साल भर शराफत की जिंदगी बिताना चाहता था। भवन सिंह भी पुलिस से सावधान होकर रह रहा था। गैर कानूनी काम पूरी तरह छोड़ रखे थे और जो पल्ले था उसमें ही जैसे तैसे काम चला रहा था। उस दिन शाम के 6 बजे थे। योगेंद्र खंडूरी कैसीनो में ड्यूटी पर जाने को तैयार हो रहा था। भवन सिंह कुर्सी पर बैठा, पुष्ट से सिर टिकाए, आंखें बंद किए सिगरेट के कश ले रहा था कि एकाएक खंडूरी कह उठा, जीजे। योगेंद्र खंडूरी की आवाज सुनकर भवन सिंह की मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया। जिज्जे, तेरे को सुनता है कि नहीं? खंडूरी का स्वर उखड़ गया। भवन सिंह ने आंखें खोलकर योगेंद्र खंडूरी को देखा। बोल। यह शाला जिंदगी का मजा नहीं। खंडूरी, भवन सिंह ने उसकी बात काटकर गहरी सांस ली। करीब 20 साल हो गए तुझे समझाते समझाते कि सा को सा ही बोला कर, शाह मत बोला कर। योगेंद्र खंडूरी ने उखड़ी निगाहों से भवन सिंह को देखा। मैं शाह ही बोलता हूँ, तुझे जाने क्यों शाह सुनाई देता है? स बोलता है तू? भवन सिंह ने आंखें सिकोड़ी। हाँ बोल, शाह। भवन सिंह ने लंबी गहरी सांस ली। अब तो ठीक बोला ना? योगेंद्र खंडूरी ने तीखे स्वर में कहा। ठीक बोलता है। भवन सिंह ने कष्ट लेकर सिर हिलाया। अगर मैं तुझे समझाता रहा तो मैं भी तेरी तरह ही सा बोलने लगूंगा। छोड़, क्या कह रहा था तू? मैं कह रहा था अब शाली जिंदगी का मजा नहीं आ रहा। योगेंद्र खंडूरी ने कड़वे स्वर में कहा। 6 महीने से कैसीनो के बार में लोगों को शराब पिलाकर जिंदगी के दिन बेकार कर रहा हूँ। मैं तो खंडूरी, भवन सिंह कष्ट लेकर शांत स्वर में कह उठा। मैं भी तो 6 महीने से हाथ पर हाथ रखे बैठा हूँ, जबकि इस तरह खाली कभी नहीं बैठा। पिछले 20 सालों से तूने कभी मुझे इस तरह बेकार बैठे देखा? यह शाली पुलिस वालों का हमने क्या उखाड़ा था जो हम पर नजर रखने लगे? योगेंद्र खंडूरी का चेहरा पल भर के लिए खतरनाक हुआ, फिर तुरंत ही सामान्य हो गया। कुछ कर जिज्जे, पुलिस पकड़ेगी, हम उनकी नजर में हैं। पुलिस को मार गोली। खंडूरी का स्वर धीमा हो गया। कुछ कर, कहीं मोटा हाथ मार। मोटा हाथ? भवन सिंह के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। हाँ जिज्जे, मोटा हाथ, जहां शाला इतना माल हो कि हम बाकी की जिंदगी आराम से बिता कर मर जाएं और फिर भी माल पीछे बचा रह जाए। समझा जिज्जे? भवन सिंह खंडूरी को देखता रहा, बोला कुछ नहीं। लगता है जिज्जा नहीं समझा, योगेंद्र खंडूरी ने झल्लाने वाले अंदाज में कहा। हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, हम बूढ़े होते जा रहे हैं, पुलिस की नजरों में अच्छी तरह आ चुके हैं। छोटे छोटे हाथ मारते रहे तो जेल में पहुंचे ही पहुंचे। बड़ा हाथ मारो और साइड हो जाओ। साइड हो जाओ? भवन सिंह के स्वर में तीखापन आ गया। हाँ, साइड होकर आराम से खाएंगे। और बस खंडूरी, सपने मत देख। मैं तो सपने?
मेरी सही बात को तू सपना कहता है? तेरी खोपड़ी को क्या हो गया है जिज्जे? कुछ नहीं हुआ, सही सलामत है। तो फिर तू मेरी बात को? मैं तेरी बात को अच्छी तरह सुन रहा हूँ। भवन सिंह ने सिगरेट नीचे फेंक कर उसे जूते से मसला। लेकिन मेरी बात सुनकर तुझे हजम नहीं होगी खंडूरी। कैसे हजम नहीं होगी? योगेंद्र खंडूरी ने आंखें सिकोड़कर भवन सिंह को देखा। तू बोल तो सही, मैं हर समय सब कुछ सुनने के लिए तैयार रहता हूँ। पिछले 2-3 महीनों से मैं भी मोटा हाथ मारने की सोच रहा हूँ। तो मैंने सोचा और यह भी सोचा कि ऐसा बड़ा हाथ कहाँ मारा जा सकता है। कहाँ? योगेंद्र खंडूरी की आवाज में उत्सुकता उभरी। रॉयल कैसीनो में। कहाँ? खंडूरी का पूरा मुंह खुल गया। रॉयल कैसीनो, जिस कैसीनो के बार में तू बारमैन लगा बैठा है, उस कैसीनो के जुआ घर में हाथ मारकर मोटी दौलत पाई जा सकती है। भवन सिंह की गंभीर निगाह योगेंद्र खंडूरी के हैरान परेशान फक चेहरे पर टिक चुकी थी। आज 27 तारीख है। न्यू ईयर की रात तो कैसीनो में बहुत ही मोटा जुआ होता है। हिंदुस्तान और अन्य कई देशों की बड़ी बड़ी हस्तियां नेपाल के ढेरों कैसीनो में जुआ खेलने आती है और काठमांडू में सबसे तगड़ा कैसीनो रॉयल ही है। सब वहां मोटे मोटे दाव लगाते हैं। न्यू ईयर की रात को तो रॉयल कैसीनो में जाने कितने करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है। वह करोड़ों रुपया हाथ आ जाए तो खंडूरी कितना मजा आएगा। मुंह के साथ साथ खंडूरी की आंखें भी फट चुकी थी। वह ठगा सा खड़ा देखे जा रहा था भवन सिंह को। उसके शरीर में जैसे हरकत होनी बंद हो गई थी। क्या हुआ? भवन सिंह एकाएक मुस्कुराया। खंडूरी के मस्तिष्क को झटका लगा। उसका शरीर हिला। जिज्जे, योगेंद्र खंडूरी जैसे हांफा। तेरा दिमाग खराब हो गया है। मालूम हो गया ना तुझे? भवन सिंह ने तीखे स्वर में कहा। हाँ, अब पक्का मालूम हो गया है। योगेंद्र खंडूरी भवन सिंह को घूरे जा रहा था। हम दोनों रॉयल कैसीनो लूटेंगे। जिज्जे, इससे तो अच्छा है कि रिवॉल्वर की नाल सिर से लगाकर अपनी खोपड़ी उड़ा ले। यही अच्छा रहेगा तेरे लिए। अपने साथ साथ तो मुझे भी ले मरना चाहता है। मुझे अभी जीना है जिज्जे, तू ही मर। भवन सिंह खंडूरी की आंखों में झांकता रहा। जुआ घर को लूटने की बात करता है। योगेंद्र खंडूरी का स्वर सख्त था। जानता है कैसीनो के जुआ घर में कितनी तगड़ी और खतरनाक सिक्योरिटी है? तू तो? जानता हूँ, वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। खंडूरी जैसे भड़क उठा। आराम से बैठा रहे, हमें पतले हाथ ही सही हैं। मैंने बड़ा हाथ मारने को कहा था, आत्महत्या करने को नहीं। भवन सिंह मुस्कुराया, फिर एकाएक ही गंभीर हो गया। मेरी बात सुन ली ना जिज्जे? जैसा तूने कहा है वैसा तू फिर नहीं कहेगा। जा खंडूरी, तेरी ड्यूटी का वक्त होने वाला है। कैसीनो पहुंच। भवन सिंह बोला। योगेंद्र खंडूरी भवन सिंह को घूरता रहा। तूने सुना कि मैंने क्या कहा? खंडूरी भिंचे दांतों से बोला। सुना। योगेंद्र खंडूरी उखड़े अंदाज में पलटकर बाहर जाने लगा कि भवन सिंह ने कहा, आज रात में कैसीनो आऊंगा। खंडूरी ठिठक कर पलटा। तूने सुना नहीं कि मैं वहां खेलने आऊंगा? भवन सिंह मुस्कुराया। लूटने नहीं आ रहा। रॉयल कैसीनो में आने की जरूरत नहीं, किसी दूसरे कैसीनो में। मैं रॉयल कैसीनो में ही आऊंगा। अपना थोबड़ा ज्यादा मत चलाया कर। भवन सिंह ने दांत खींचकर कहा और खंडूरी की बाह पकड़कर उसे बाहर धकेला और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। फिर सिगरेट सुलगाई और कुर्सी पर जा बैठा। जिज्जे, बाहर से खंडूरी दरवाजा थपथपाते हुए कहे जा रहा था, मेरी बात को तू भूलना नहीं। रॉयल कैसीनो में नहीं आना। जुआ खेलना है तो किसी और कैसीनो में जा मरना। आवाज दे बोल, तूने सुना कि नहीं? भवन सिंह चेहरे पर सोच के भाव लिए कष्ट लेता रहा। बाहर से खंडूरी की आवाज आती रही। अबे जाता है कि नहीं? एकाएक भवन सिंह गुर्रा उठा। योगेंद्र खंडूरी की आती आवाज एकाएक थम गई। ठीक है शाले जिज्जे, खंडूरी का सख्त स्वर आया। आकर तुझसे बात करूंगा। होगा तो जिज्जा, मैं भी खंडूरी हूँ, योगेंद्र खंडूरी। मेरे सामने ऊंची आवाज में बोलता है। दफा हो। भवन सिंह की आवाज में गुर्राहट थी। निगाहें बंद दरवाजे पर जा टिकी थी। हो रहा हूँ। आज तेरी खोपड़ी ठीक काम नहीं कर रही। आकर ठीक करूंगा तुझे।
आज वाले योगेंद्र खंडूरी के स्वर में खतरनाक भाव पैदा हो गए थे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।